हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट इंग्लिश में रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पढ़कर जाओगे तो आपको वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली इन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, एंड इस वीडियो में हम आपको कंटेंट इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में, जो है आपका लेटेस्ट सिलेबस इंग्लिश रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का, जिसमें आपकी 3 यूनिट्स रहने वाली हैं। यूनिट 1 है आपकी इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड कंसेप्चुलाइजिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल। एंड यूनिट 2 है आपकी स्टाइल मैनुअल्स, जिसमें आपको नोट्स, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी एंड एनोटेड बिब्लियोग्राफी को देखने को मिलेगा। थर्ड यूनिट है आपकी वर्कशॉप ऑन टॉपिक डेवलपमेंट एंड वर्कशॉप ऑन रिसर्च प्रपोजल। तो ये था आपका सिलेबस। आगे बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आपका एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में रहने वाला है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड जो आपका एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स का होगा। आपको उसको अटेम्प्ट करने के लिए 90 मिनट्स दिए जाएंगे। तो ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अभी आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट नंबर 1 से, जो है इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड कंसेप्चुलाइजिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली बात करता है आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में, उसकी लिमिटेशन, सिग्निफिकेंसेस के बारे में एंड क्लोज रीडिंग के बारे में। एंड इसमें बात करेंगे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कैसे लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करने में हेल्प करता है, एंड उसमें क्या क्या हमें चाहिए होता है जब हम एक लिटरेरी को एनालाइज कर रहे होते हैं। एक लिटरेरी टेक्स्ट यानी जो रिटन डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, हम उनको जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम का भी एक मेथड होता है। तो इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में जान लेंगे। ये आपका क्वेश्चन। अभी बात करते हैं आंसर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में जानेंगे हम कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक मेथड है जो लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करने में हेल्प करता है। एंड ये जो था इंट्रोड्यूस किया था आई ए रिचर्ड्स ने। ये 20th सेंचुरी के दौरान हमने रिसर्च को और भी ज़्यादा ईजी बनाने के लिए ये जो मेथड है वो आई ए रिचर्ड ने निकाला था। तो ये मेथड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वो क्लोज एग्जामिनेशन करता है लिटरेरी टेक्स्ट की, एंड ये फोकस करता है लैंग्वेज टोन पर, इमेजरी पर एंड स्ट्रक्चर पे। ये ऑथर की बायोग्राफी, हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस पर फोकस नहीं करता है। ये देखता है जो हम टेक्स्ट है, लिटरेरी टेक्स्ट जो हमारा, उसके अंदर लैंग्वेज यूज़ करी गई है वो कैसी है, एंड जो टोन यूज़ किया गया है वो कैसा है। एंड इनके ज़रिए ये नहीं देखा जाता कि जो हमारा राइटर है या ऑथर है उसका मूड कैसा था। देखा जाता है कि जो हमारी राइटिंग है उसके अंदर कौन सा मूड डिपिक्ट किया गया है। एंड इस जो अप्रोच का प्राइमरी एम है वो ये जानना है कि टेक्स्ट में जो मतलब होता है, टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट जब लिखा जाता है उसके अंदर क्या मीनिंग होती है। जब ऑथर कोई टेक्स्ट लिख रहा था तो उस टेक्स्ट के अंदर क्या मीनिंग छुपी हुई होती है। तो इसमें टेक्स्ट के बारे में जाना जाता है, टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है, ना कि ऑथर को। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मीनिंग। आगे बात करते हैं अपने आंसर में। सबसे पहले देखते हैं टेक्निक्स जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को करने के लिए यूज़ की गई थी, एंड ये टेक्निक्स दी गई थी आई ए रिचर्ड्स के द्वारा। तो इन टेक्निक्स में सबसे पहले बात करेंगे फोकस ऑन द टेक्स्ट। जो टेक्निक है उसमें सबसे पहले टेक्निक है जो हम टेक्स्ट पे फोकस करेंगे। हमने पहले भी जाना इंट्रोडक्शन में कि हम ऑथर के बारे में नहीं जानते हैं, इसमें हम टेक्स्ट के बारे में जानते हैं। टेक्स्ट के अंदर जो है, टेक्स्ट के अंदर जो खुद की मीनिंग है उसके बारे में। फोकस ऑन द टेक्स्ट में ये बताया गया है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये जो अप्रोच है, इसका मानना ये है कि जो लिटरेरी वर्क है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। उसको ये ना देखा जाए कि ये ऑथर द्वारा लिखा गया है, लेकिन उसे जब लिख दिया गया तो उसको एक एंटिटी कंसीडर करना चाहिए कि ये भी एक एंटिटी होती है। यानी उस लिटरेरी वर्क का खुद का भी एक वजूद है, उसकी एक लैंग्वेज है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अप्रोच हमें
एनकरेज करती है कि लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, स्टाइल उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाए, उसको एग्ज़ामिन करा करने के लिए यूज़ किया जाए। टेक्स्ट को अगर एग्ज़ामिन करना है तो हम लैंग्वेज पर, स्ट्रक्चर पे और स्टाइल पर फ़ोकस करें एंड हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए एंड जो टेक्स्ट है, उसकी जो मीनिंग है उसको केयरफुली निकालना चाहिए उस टेक्स्ट को रीड करके, ना कि एक्सटर्नली हमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो फ़ोकस ऑन द टेक्स्ट में हमें यही जानने को मिलता है कि हमें टेक्स्ट की खुद की मतलब को फाइंड करना चाहिए। तो आगे बात करते हैं हम सेकंड टेक्निक के बारे में जो है ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सो अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड, उनका मानना था कि जो लिटरेरी एनालाइज हम करते हैं, हम जब किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, जो रिटर्न होता है, उसको हमें पर्सनल प्रेजुडाइजेस से नहीं देखना चाहिए। एक इमोशनल जो हमारे खुद के थॉट्स होते हैं, पर्सनल थॉट्स, उससे नहीं देखना चाहिए। हाँ, आगे हम उसको टेक्स्ट को रीड करके हमारी खुद की परसेप्शन बन सकती है, लेकिन उसको रीड करते वक़्त हमें खुद के जो इमोशंस हैं उसमें नहीं डालने चाहिए। सेकंड थिंग, वो बात करते हैं जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो टेक्सचुअल एविडेंस को सपोर्ट करना चाहिए। लाइक जो टेक्स्ट में दी गई हैं एविडेंसेस, टेक्स्ट में जो बातें की गई हैं, हमें उनको ही एविडेंस की तरह यूज़ करना चाहिए, या और ना कि हमें कोई अजम्पशन बनानी चाहिए कि ये जो ऑथर है उसके बेसिस पे या फिर उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के वजह से। तो ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन में यही बताया गया है कि हमें पर्सनल एंड ऑथर के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए। तो थर्ड हम बात करेंगे द 4 एलिमेंट्स के बारे में। द नेक्स्ट टेक्निक जो है हमारी 4 एलिमेंट्स। इसके अंदर रिचर्ड बताते हैं कि 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो हम लिटरेरी में यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए। जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो है आपका सेंस, फीलिंग्स, टोन एंड इंटेंशन। तो जो आपकी सेंस है उसका मतलब होता है लिटरल मीनिंग, लाइक जो रियल मीनिंग होती है किसी भी टेक्स्ट की वो क्या होती है। लाइक किसी भी टेक्स्ट को रीड करते ही हमारे दिमाग में परसेप्शन बनती है कि हाँ इसका मतलब ये है, वो लिटरल मीनिंग क्या है उस टेक्स्ट के बारे में। देन आता है फीलिंग्स, जिसमें हम देखते हैं जो टेक्स्ट है वो कौन सा इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम किसी चीज़ को पढ़ के कौन सा इमोशन सबसे पहले हमें हिट हुआ तो वो एक इमोशन होता है। तो देन बात करेंगे टोन की। टोन जो है वो इंडिकेट करता है राइटर का एटीट्यूड। जब राइटर ने वो टेक्स्ट लिखा, वो किस एटीट्यूड में लिखा, आई मीन उन राइटर का एटीट्यूड नहीं, उस टेक्स्ट में किस एटीट्यूड को लगाया। लाइक कोई टेक्स्ट जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, कोई टेक्स्ट जो होते हैं वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं। लाइक उनका एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब ये नहीं है कि जो राइटर का होता है, इसमें टेक्स्ट का एटीट्यूड क्या होता है। देन बात करेंगे इंटेंशन। इंटेंशन मतलब जो पर्पस है उस टेक्स्ट का, वो टेक्स्ट के पीछे जो पर्पस है राइटर ने लिखा है, किस वजह से लिखा है। लास्ट में हमें मॉरल जानना होता है। हम बचपन से जानते आए हैं कि मॉरल क्या होता है स्टोरी का, तो टेक्स्ट में भी पर्पस जो होता है उसके बारे में हम जानते हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ये था आपका थर्ड टेक्निक। तो आगे देखते हैं फोर्थ टेक्निक, वो है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ डिटेल्ड रीडिंग। इस टेक्निक के अंदर टीचर बताते हैं कि जो टेक्स्ट में यूज़ किए जाने वाले वर्ड, फ्रेज, पंक्चुएशन मार्क्स, स्टाइलिस्टिक फीचर्स जो भी हम यूज़ करते हैं उस टेक्स्ट में, उस वो सब उस टेक्स्ट की मीनिंग को डिफाइन करते हैं एंड जो लिटरेरी वर्क है उसकी जो मीनिंग है वो इन सब से बनती है। इन सब डिटेल्स को अच्छे से देखा जाए, केयरफुली एनालाइज किया जाए, तो जो रीडर्स हैं वो उस टेक्स्ट को पढ़ते वक्त और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उस टेक्स्ट को, जब हम उन डिटेल्स को अच्छे से उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो आगे बात करते हैं हम फिफ्थ टेक्निक के बारे में जो है मल्टीपल मीनिंग्स। जो लिटरेरी लैंग्वेज है वो बहुत सब कुछ अपने अंदर समाये रखती है। जो लिटरेरी लैंग्वेज होती है वो चेंज होती रहती है एंड जिससे कि हम जानते हैं कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स अपने अंदर रखता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर सिंबल्स होते हैं जो वो समझाने की कोशिश करते हैं जिनके द्वारा। एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है कि जो टेक्स्ट है उसके अंदर कितनी लेयर्स हो सकती हैं, कितनी मीनिंग्स की लेयर्स हो सकती हैं, कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो हम जानने में हेल्प करता है वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से हम जानते हैं। एंड इसको जानने के लिए एक क्लोज एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक टेक्निक है मल्टीपल मीनिंग्स की जो हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से जानते हैं। आगे बात करते हैं हम सिक्स टेक्निक के बारे में जो है डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स। ये जो मेथड है ये ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, क्रिटिकल थिंकिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, एनहेंस कर देता है
एंड जो रीडर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं कि लिटरेरी टेक्स्ट को वो सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मैनर से पढ़ें एंड उसको जानने की कोशिश करें कि उसके अंदर उनकी क्या रियल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग ऑफ टेक्स्ट को जानने की कोशिश करें। तो ये थी आपकी सिक्स्थ टेक्निक। तो अभी हमने जानी टेक्निक्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में। लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक मेथड है उसके बारे में हमने टेक्निक्स को जाना। आगे बात करते हैं लैंग्वेज का क्या रोल होता है मीनिंग को बनाने में। किसी भी लिटरेरी सोर्स में जो लैंग्वेज यूज की जाती है हम उसी के द्वारा उसी को परसीव करते हैं, उसी को मानते हैं कि इस टेक्स्ट में इस लैंग्वेज एक मीडियम बन जाता है टेक्स्ट और रीडर को जोड़ने के लिए। तो इसमें क्या रोल प्ले करती है लैंग्वेज, आगे देखते हैं। तो फर्स्ट रोल ऑफ लैंग्वेज है चॉइस ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स में हम जानेंगे कि जो ऑथर के द्वारा वोकैबुलरी सिलेक्ट की जाती है किसी भी टेक्स्ट को डिफाइन करने में, वो उस टेक्स्ट की मीनिंग एंड उसका जो इमोशनल इफेक्ट है उन दोनों को इफेक्ट करता है और उन दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। बिकॉज अलग अलग टाइप की लैंग्वेज होती हैं जैसे कि सिंपल, फॉर्मल, फिगरेटिव लैंग्वेज। ये सब रीडर्स के रिस्पॉन्स को शेप करती हैं, उनको एक नज़रिया देती है सोचने का अलग तरीके से। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ड्स का जो सिलेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टेक्स्ट की मीनिंग को डिफाइन करने के लिए। तो ये था आपका फर्स्ट रोल। आगे बात करते हैं सेकंड रोल लैंग्वेज का क्या होता है। वो है सेकंड रोल है आपका फिगरेटिव लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो हम टेक्स्ट में लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो उस टेक्स्ट की मीनिंग को कैसे डिफाइन कर रहा है। लाइक जो हम वर्ड्स उसमें यूज़ कर रहे हैं उनका रियल डिक्शनरी मीनिंग बेशक कुछ और हो, लेकिन उस टेक्स्ट से उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है उस वर्ड का जो हम उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं उस टेक्स्ट के अंदर। तो इसके अंदर जो डिवाइसेस हैं जो हम लिटरेरी में यूज़ करते हैं जैसे कि मेटाफर्स, सिमिलीज, सिंबल्स एंड पर्सोनिफिकेशंस, ये लिटरेरी को और भी ज़्यादा एनरिच करते हैं और भी ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो और भी ज़्यादा उनको अच्छा बनाती है ये सारे डिवाइसेस। एंड ये सब लिटरेरी वर्क के अंदर और भी ज़्यादा डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। तो जो लैंग्वेज है वो उस आइडिया को बाहर लाने में हेल्प करती है जिस आइडिया से ऑथर ने उस टेक्स्ट को लिखा। एंड जो आइडिया है वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किसी भी फॉर्म में बाहर आता है, लेकिन उस लैंग्वेज का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस आइडिया को बाहर लाने में। इमेजिनेशंस जो होती हैं रीडर्स की वो उस लैंग्वेज के बेसिस पे ही बनती है। थर्ड जो रोल है आपका वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर लॉन्ग, शॉर्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम टेक्स्ट में यूज़ करते हैं एंड जो उनकी लेंथ है वो उनको उतना ही इफ़ेक्ट करती है। शॉर्ट जो आपका सेंटेंस होगा उसकी मीनिंग अलग होगी, लॉन्ग सेंटेंस जो होगा उसका मीनिंग अलग होगा। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट जो आपका सेंटेंस का साइज़ है वो भी डिफ़ाइन करता है टेक्स्ट के मीनिंग को एंड इफ़ेक्ट करता है टेक्स्ट के पेस को, उसकी स्पीड को, उसके एटमॉस्फेयर को। एंड जो अरेंजमेंट है वर्ड्स की, फ्रेजेस की, वो एक पर्टिकुलर आइडिया को बाहर लाने में हेल्प करता है। सबका फोर्थ रोल है रिपीटिशन एंड पैटर्न, जिसके अंदर रिपीटेड वर्ड्स, फ्रेज, इमेज ये इम्पॉर्टेंट होते हैं जो रीडर्स के अंदर एक जिज्ञासा को क्रिएट करता है। लाइक ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो हम उसको मान लेते हैं कि वो हाईलाइटेड है, वो इम्पॉर्टेंट है थीम के लिए। एंड ऑथर्स को इन सब टेक्निक्स का यूज़ करना होता है। एंड लैंग्वेज में भी जब हम किसी चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं तो हम उसको थीम कंसिडर कर लेते हैं। तो टेक्स्ट में भी जो वर्ड्स, फ्रेजेस, इमेजेस बार बार रिपीट हो रही होती हैं वो उस टेक्स्ट की इम्पॉर्टेंट थीम बन जाती है एंड वो हाईलाइट हो जाता है। एंड ये सब एक पैटर्न की तरह काम करता है एंड ये सब एक पैटर्न होता है एक लैंग्वेज का जो उस टेक्स्ट में यूज़ की गई है। आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोज रीडिंग इन लिटरेरी एनालिसिस, जिसके अंदर पहला है एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्लोज रीडिंग रीडर्स को एनकरेज करती है, उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज को डेवलप करती है और उनको अलाउ करती है कि वो डिटेल्स को केयरफुली एग्जामिन करें और जो अजम्पशंस हैं उनको चैलेंज करें। तो क्लोज रीडिंग एक एबिलिटी देती है रीडर्स को। सेकंड बात करते हैं प्रमोट्स एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन। एविडेंस बेस्ड एनालिसिस को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर उनके द्वारा ये सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करता है।
थर्ड है आपका आइडेंटिफाइज लिटरेरी टेक्निक्स। तो रीडर्स और भी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं जो लिटरेरी डिवाइस हैं उनको लेकर, जैसे जो लिटरेरी डिवाइस हैं जैसे कि सिंबोलिज्म, इमेजरी, आयरनी एंड मेटाफर। फोर्थ है आपका सिग्निफिकेंस, स्ट्रेंथेंस एकेडमिक राइटिंग। क्लोज रीडिंग स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि वो अपने स्टडी के दौरान ऐसे रिसर्च पेपर्स उनके अंदर एक कंस्ट्रक्टेड एंड वेल सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट को प्रोवाइड कर पाएँ। जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से और भी ज़्यादा इन एसेज में और रिसर्च पेपर्स में परफॉर्म कर पाएँ। फिफ्थ है आपका रिवील्स हिडन मीनिंग्स। हिडन मीनिंग से यहाँ पर ये मतलब है कि जब हम डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं किसी भी टेक्स्ट की, तो वो हमारी मदद करता है ये जानने में कि जो अनकवर पैटर्न्स हैं, जो पैटर्न्स हैं छुपे हुए, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं जो मीनिंग की, उनको जानने में मदद करती है। एंड उनकी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी टेक्स्ट की लिटरल मीनिंग, जो रियल मीनिंग है उसको जानने के लिए। सिक्स्थ है यूजफुल अक्रॉस डिसिप्लिन्स। रीडिंग मेथड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है एंड इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ लिटरेचर के लिए नहीं बल्कि कल्चरल स्टडीज, मीडिया स्टडीज और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस के अंदर भी। तो ये थे आपके सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोज रीडिंग इन लिटरेरी एनालिसिस। आगे चलते हैं एंड देखते हैं रेलेवेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसके अंदर फर्स्ट है फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी स्टडीज। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ने क्लोज रीडिंग को इतना इम्पोर्टेंस दिया और उसको इंट्रोड्यूस किया एज अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक क्लोज रीडिंग, जिसके अंदर वो मॉडर्न लिटरेरी के एनालिसिस को, मॉडर्न जो लिटरेरी है आज के ज़माने में जो हम लिटरेरी टेक्स्ट है उनको एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसकी वजह से जो लिटरेरी स्टडीज़ की फाउंडेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सेकंड है आपका सपोर्ट्स कंटेम्पररी थ्योरीज। अप्रोचेज होती हैं जैसे कि फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, ये शुरू होती हैं टेक्सचुअल एनालिसिस से एंड आगे चल के इनके ऊपर ब्रॉडर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को अप्लाई किया जाता है। ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं धीरे धीरे समय के साथ डेवलप्ड होते हैं, जो उन थ्योरीज को, उन अप्रोचेस को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल स्टडीज में यूज कराते हैं। थर्ड है आपका अडेप्टेबिलिटी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मेथड अप्लाई हो सकता है नॉवेल्स, पोएम, एडवर्टीजमेंट, फिल्म्स एंड डिजिटल टेक्स्ट के अंदर भी। फोर्थ रेलेवेंस एंड लिमिटेशंस में है नेग्लेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस यही है कि सोशल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस जो लिटरेरी वर्क को शेप करता है, सो ये अप्रोच उसको इग्नोर कर देती है। ये सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस को इग्नोर कर देती है एंड इनको उतना नोटिस में नहीं लेती जब लिटरेरी वर्क की मीनिंग्स के बारे में बात आए। फिफ्थ है आपका लिमिटेड अटेंशन टू आइडेंटिटी इश्यूज। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये उतना एड्रेस नहीं करती इन कंसर्न्स को, लाइक जेंडर, रेस, क्लास, कॉलोनियलिज्म, ऐसी चीजों को उतना कंसिडर नहीं करती है। ये था आपका फिफ्थ लिमिटेशन। आगे बात करते हैं सिक्स्थ लिमिटेशन के बारे में, वो है अंडर एस्टिमेट्स रीडर डाइवर्सिटी। अलग अलग रीडर्स अलग अलग एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स के साथ रीड करते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अलग अलग रीडर्स के पर्सपेक्टिव को नहीं जानता। इसी के साथ ही आपकी रेलेवेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म खत्म होते हैं। आगे देखते हैं कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है लिटरेरी स्टडीज के अंदर, बट ये थोड़ा लिमिटेशंस भी हैं इसके अंदर, जैसे कि ये हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट को उतना हाईलाइट नहीं करता है एंड ये रीडर्स को ये बताता है कि उनको टेक्स्ट के साथ क्लोजली इंगेज होना चाहिए। जब वो रीड कर रहे हो तब उन्हें टेक्स्ट के अंदर उतना रहना चाहिए कि उनकी इम्पोर्टेंस से पता चले कि टेक्स्ट में कौन कौन से डिवाइस यूज किए गए हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, और उस टेक्स्ट को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए रीडर्स के द्वारा। बट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इम्पोर्टेंस देती है लैंग्वेज, टोन, इमेजरी, एविडेंस, इन सब के ऊपर ध्यान देने के लिए एंड इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारी करंट जो कंटेम्प्रेरी लिटरेरी है
उसके एनालिसिस में। तो ये था आपका कंक्लूजन। इसी के साथ ही आपका आंसर नंबर फर्स्ट खत्म होता है। लिटरेचर लिखी गई थी, पार्टीशन लिटरेचर या नेशनलिस्ट राइटिंग्स जो थी, उनमें विमेन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है एंड उनके अंदर विमेंस की स्ट्रगल्स को बताया गया है जो पार्टीशन की टाइम पे उन्होंने फेस करी थी। एंड जैसे एक यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, विमेन एज मदर ऑफ द नेशन, कैसे नेशनलिस्ट राइटिंग में उनको नेशन की तरह सिंबल यूज़ किया गया है, उनको खुद की आइडेंटिटी नहीं बनाने का मौका मिला एंड उनके सामने, विमेंस के सामने जो चैलेंजेस आते हैं उनको हाईलाइट किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आंसर में इंट्रोडक्शन के बारे में। तो नेशनलिस्ट डिस्करेज यानी भाषण या स्पीच जो नेशन के लिए दी जाती है, उसके अंदर विमेंस को सिंबल ऑफ द नेशंस कहा जाता है, कल्चर, ऑनर एंड ट्रेडिशन बोला जाता है। पार्टीशन के दौरान जब इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था 1947 के टाइम पे, तब विमेंस की जो बॉडी थी उनको पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, वायलेंस, आइडेंटिटी, स्ट्रगल, इनके लिए एक साइट की तरह यूज किया जाता था। लाइक कोई भी चीजें होती थी समाज में खराब, तो उसका असर यहाँ पर होता था। पार्टीशन लिटरेचर इन सब चीजों को चैलेंज करती है जो विमेन के खिलाफ स्ट्रगल हो रहा था, और उनकी एक पिक्चर हमें प्रोवाइड करती है कि जो एक्चुअल एक्सपीरियंस था विमेंस का उस टाइम पे वो क्या था, एंड उनकी क्वेश्चन करती है कि उनकी सिचुएशन ऐसी क्यों थी, एंड उनका जो रोल था, सिंबॉलिक रोल, उसके बारे में भी इसके अंदर बात की गई है। उस वक्त के विमेन के स्ट्रगल की वजह से नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में क्या क्या हेल्प मिली, उसके बारे में भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर बात की गई है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं अपने आंसर में। देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ विमेनहुड इन नेशनलिस्ट डिस्करेज। तो पहला है आपका विमेन एज अ सिंबल ऑफ द नेशन। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर विमेन्स को नेशन की एक सिंबल की तरह यूज किया गया है। लाइक भारत माता, हम बोलते हैं भारत माता, उसकी तरह एक पोर्ट्रे किया गया है। नेशन को बोला गया है कि नेशन एक विमेन है जिसका नाम है भारत माता, एंड भारत माता हम सबको लाइक लव प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है। एंड लोगों को भी यही बोलती है कि हमें भारत माता के लिए लव, प्रोटेक्शन और सेक्रीफाइस करना चाहिए। हालांकि ये जो सिंबल है ये विमेन को कल्चरली इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है, एंड उनकी जो आइडेंटिटी है उनको खराब करने से रोकता है, उनकी आइडेंटिटी को बचाता है। सेकंड बात करें, गार्जियंस ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस, विमेन को देखा जाता है कि ये प्रोटेक्टर हैं कल्चर वैल्यूज की, फैमिली के ओनर्स की, एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस की। नेशनलिस्ट डिस्करेज में भी यही उनसे मांग की गई है कि वो मॉरल एंड सोशल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करेंगी कम्युनिटीज की। उनका बिहेवियर, ड्रेस, पर्सनल चॉइसेस वो बहुत ज्यादा क्लोजली रेगुलेट की जाती हैं। थर्ड है आपका आइडियलाइजेशन ऑफ मदरहुड। नेशनलिस्ट राइटिंग्स के अंदर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है विमेन्स का रोल एज अ मदर। मदरहुड जो है उनको उन्होंने बोला है कि वो सेक्रीफाइस, नर्चरिंग एंड सर्विस के लिए बनी है नेशन की। आइडियलाइज किया गया है विमेन्स के रिप्रोडक्टिव रोल्स को, उनको एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया नेशनलिस्ट राइटिंग्स के अंदर। ये था आपका थर्ड नेशनलिस्ट डिस्करेज के अंदर कंस्ट्रक्शन जो हुई हैं। और हम बात करते हैं लिमिटेड सिटीजनशिप के बारे में। हालांकि जो विमेन है उनका रोल बहुत एक्टिव था नेशनलिस्ट मूवमेंट के पार्टिसिपेशन में, लेकिन उनको उतनी सिटीजन्स नहीं माना जाता है एक नेशन का, एंड उनके जो राइट्स हैं, उनके फ्रीडम्स हैं, उनको नेशन के इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं माना जाता है। नेशनलिस्ट डिस्करेज में भी जो विमेन्स को एक सिंबल की तरह देखा गया है, ना कि उनको एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट की तरह। उनको ये नहीं बोला है कि उनका जो रोल था पॉलिटिकल मूवमेंट्स में वो हाईली एक्टिव था, उनको उतना नहीं बताया गया है, बस उनको एक सिंबल बताया गया है कि ये नेशन का सिंबल है, लाइक भारत माता। आगे बात करते हैं। फिफ्थ, कंट्रोल ओवर फीमेल बॉडीज। ह्यूमन्स की जो बॉडी है वो एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी बनती है, नेशनल ऑनर की आइडेंटिटी बनती है, एंड जैसे कि जो डिसीजंस हैं लाइक मैरिज, सेक्सुअलिटी, मोबिलिटी, ये विमेंस को कंट्रोल करने के लिए रखे गए हैं, एंड विमेंस का इन चीज़ों पर उतना कंट्रोल होता नहीं है। विमेंस को देखा जाता है कि इन सब चीज़ों के द्वारा कल्चर, ट्रेडिशंस
वो प्रोटेक्ट होते हैं, इसीलिए उनको और भी ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। सिक्स्थ बात करें एक्सक्लूजन ऑफ विमेन्स वॉइस, कि जो विमेन है उनकी वॉइस को नेग्लेक्ट कर देना, उनकी वॉइस को उतनी प्लेटफॉर्म नहीं देना कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। ओके, सो विमेन्स के एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव्स उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, वो समाज में उतने मायने नहीं रखते। लाइक नेशनलिज्म की जो हिस्ट्री भी है उसमें भी उनके एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स को उतनी मान्यता नहीं दी गई है, बल्कि उनके पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंसेस बहुत कम है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जब एक्नॉलेज किया जाता है, जब विमेन ये मान ले कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं वो उनको फॉलो करेंगी, उनके हिसाब से चलेंगी, तो ही उनके उनके कंट्रीब्यूशन और उनके एक्सपीरियंस और उनके पर्सपेक्टिव को एक्नॉलेज किया जाता है। सो ये थे कंस्ट्रक्शन ऑफ विमेनहुड इन नेशनलिस्ट डिस्करेज। आगे बात करते हैं द ट्रोप ऑफ विमेन एज मदर ऑफ द नेशन। इसमें फर्स्ट है मीनिंग ऑफ द ट्रोप। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो विमेन है उनको किस तरह से देखा जाता है, उनको कैसे सिंबलाइज किया जाता है। सो द जो कॉन्सेप्ट है विमेन एज मदर ऑफ द नेशन, वो विमेन को एक नर्चरिंग फिगर की तरह देखा जाता है। लाइक जो मदर है नर्चर करती है, अपने बच्चे को पालती पोसती है, उसकी तरह देखा जाता है और उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है नेशन की आइडेंटिटी को बचाने के लिए। और उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो नेशन है, लाइक जो भारत माता है, वो खुद भी एक मदर है और वो लॉयल्टी और प्रोटेक्शन डिमांड करती है सिटीजन से। सो ट्रोप का मतलब यही है कि कैसे हम भारत माता को सो ट्रोप का मतलब यही है कि हम कैसे विमेन को सिंबलाइज करते हैं एज अ भारत माता और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। सेकंड बात करें इमोशनल मोबिलाइजेशन की, टेक्स्ट है या जो नेशनलिस्ट डिस्करेज है उसके अंदर जो इमेज है जो प्रोवाइड की जा रही है, उस टेक्स्ट को रीड करने के बाद जो हम इमेजिन करते हैं उसमें ये दिखाया गया है कि एक इमोशनल बॉन्ड है सिटीजन और नेशन के बीच में। नेशनल ड्यूटीज को लिंक करते हैं फेमिलियल रिलेशनशिप्स की वजह से, लाइक एनकरेज करते हैं सेक्रीफाइस के लिए, एकता के लिए और पैट्रोटिज्म यानी देशभक्ति के लिए। थर्ड है ग्लोरिफिकेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो ग्लोरिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन के अंदर जो ट्रोप है वो हालांकि जो लाइक जो सिंबल है विमेंस का, वो हालांकि सेलिब्रेट हो रहा है, लाइक विमेंस को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनको ट्रेडिशनल रोल्स में ही बांधा जा रहा है। बस जो पुराने उनके रोल्स डिसाइडेड हैं उनको उधर तक ही सीमित रखा जा रहा है। जैसे कि एबिलिटी होती है नर्चर करने की, यानी पालने पोसने की, रिप्रोड्यूस करने की, यानी जन्म देने की एंड सपोर्ट करने की, नेशन को सपोर्ट करने की, उन्हीं ट्रेडिशनल रोल्स को हाईलाइट किया जा रहा है। बाकी उनको कोई अलग से उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। फोर्थ बात करते हैं लिंक बिटवीन ओनर एंड प्योरिटी। नेशनलिस्ट डिस्करेज के अंदर विमेन्स को प्योरिटी की तरह देखा जा रहा है, उनको माना जा रहा है कि वो प्योरिटी की एक सिंबल है एंड उनका जो ऑनर है, उनकी प्योरिटी पूरी कम्युनिटी के लिए प्राउड का मूवमेंट होता है। ठीक है, देन अगर उनकी प्योरिटी पे कोई अटैक करेगा, विमेन्स पे कोई अटैक करेगा, तो माना जाता है कि उन पर किया गया अटैक पूरे नेशन पे किया गया अटैक होता है। सो लिंक बिटवीन ओनर और प्योरिटी में यही बताया गया है। फिफ्थ बात करेंगे पॉलिटिकल यूज ऑफ फीमेल आइडेंटिटी। सो विमेन का फिगर जो दिखाया गया है वो पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज किया गया है उनकी इमेज को, बिकॉज विमेन को सिंबॉलिकली उनका जो जरूरत है वो उतना नहीं है जितना ये लोग दिखाते हैं। सिर्फ एक्चुअल नीड्स और राइट्स नहीं दिखाते हैं विमेन की, कि हमें विमेन्स की एक्चुअल जरूरत है या विमेन्स के जो राइट है उनको एक्चुअली प्रोटेक्ट करना है। उनको बस पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए यूज किया जाता है उनकी इमेजेस को, एंड उनको सिंबॉलिकली से यूज किया जाता है बस। आगे सिक्स्थ बात करते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक के बारे में। लाइक जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये बताया है ये ट्रोप के अंदर विमेन्स को इंडिविजुअलिटी और एजेंसी में नहीं दिखाया गया है, विमेन्स को बस एक सिंबल की तरह यूज किया गया है और उनके खुद के एक्सपीरियंसेस और स्ट्रगल्स को नेग्लेक्ट किया गया है, उनको अनदेखा किया गया है, उनको बस अपने यूज के लिए इस्तेमाल किया गया है। लाइक जब उनको नेशन को एज अ मदर दिखाया है और उस मदर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह दिखाया गया है। तो ये थे द ट्रोप ऑफ वुमेन एज अ मदर ऑफ द नेशन। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं
एंड देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर, नेशन एंड सिटीजनशिप इन पार्टीशन नैरेटिव्स। सो फर्स्ट बात करते हैं जेंडर एक्सपीरियंस ऑफ पार्टीशन के बारे में। सो जो पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का, लोग इधर से उधर हो रहे थे। लाइक पाकिस्तान के जो लोग इंडिया आना चाहते थे वो इंडिया आ रहे थे, और इंडिया से जो लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे वो वहां जा रहे थे। तो इसके अंदर लोगों को अलग अलग स्ट्रगल्स करने को देखने को मिलते हैं। लाइक विमेंस का स्ट्रगल अलग है, मेंस का स्ट्रगल अलग है, चिल्ड्रंस का स्ट्रगल अलग है, एंड जो एल्डरली पीपल है उनका स्ट्रगल अलग है। लेकिन जो विमेन का स्ट्रगल है उसको हालांकि हर बार इग्नोर किया जाता है। एंड अगर इस वाली जो आपकी पार्टीशन करके जो आपका लिटरेचर है उसके अंदर बताया गया है कि विमेन मैन दोनों ही अलग अलग वेज में अफेक्ट हुए थे पार्टीशन से। विमेन्स को जो एक्सपीरियंस करनी पड़ी वो चीजें थी जैसे कि अब्डक्टेड, उनको अपहरण किया गया, एंड सेक्सुअल वायलेंस, उनके साथ रेप एंड ऑल होता था। फोर्स माइग्रेशन, उनको फोर्सफुली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, एंड उनकी डिस्प्लेसमेंट, उनको एक जगह से दूसरी जगह जैसे फोर्स करके ले जाया गया। और बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पे ये सब हो रहा था उस वक़्त जब पार्टीशन हो रहा था। तो उन विमेन्स का जो स्ट्रगल है वो बहुत हाई लेवल पे था, वो ज़्यादा सफ़र कर रहे थे उस वक़्त पे। सो आगे बात करते हैं सेकंड, विमेन्स बॉडी एज नेशनल बाउंड्री। पार्टीशन के टाइम पे विमेन की जो बॉडी थी वो सिंबल बन गई थी रिलीजियस और नेशनल आइडेंटिटी का, कि जो विमेन की बॉडी है अगर उसकी रिस्पेक्ट होगी तो रिलीजन और नेशनल आइडेंटिटी की भी रिस्पेक्ट होगी। हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज भी देखी हैं जो जो पार्टीशन से रिलेटेड होती हैं। उनमें दिखाते हैं कि सबसे पहले जब लोग इधर से उधर हो रहे थे ट्रेन के अंदर, उसमें विमेन्स को कैसे टॉर्चर किया जा रहा था, उनकी बॉडी को कैसे यूज किया जा रहा था। तो ऐसे ही नेशनल आइडेंटिटी के लिए, रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए विमेन्स की बॉडी को यूज किया जाता है। एंड जो वायलेंस है विमेन्स के खिलाफ वो बहुत होता है। उनको विमेन्स को ह्यूमिलेट करना मतलब होता है कि हम एक कम्युनिटीज को दर्द पहुंचा रहे हैं। एक कम्युनिटी की विमेन को हम दर्द पहुंचाएंगे तो इसका मतलब पूरी विमेन, उनके पूरी कम्युनिटी को दर्द होगा। तो विमेन्स की जो बॉडी है नेशनल बाउंड्रीज के लिए ऐसे ही यूज की गई थी, उनको एक टूल की तरह यूज किया गया था। सो थर्ड बात करते हैं कंडीशनल सिटीजनशिप। सो विमेन्स के जो राइट है वो नेशन के लिए अगर यूज़फुल है या नहीं है, उसको लेकर कंसीडर किया जाता है। अगर वो यूज़फुल है तो उनके राइट्स के बारे में बात होती है, अगर वो नेशन के लिए यूज़फुल नहीं है तो उनके बारे में कोई बात नहीं होती है। एंड उनकी जो सिटीजनशिप है वो लिंक्ड होती है फैमिली, रिलीजन, कम्युनिटी, कम्युनिटी ओनर, उन उन सब पे डिपेंड होती है। उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम पर डिपेंड नहीं होती है। इसीलिए जो विमेन है वो आइडेंटिटी क्राइसिस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, एंड पास्ट में भी करती थी। इवन यह अभी भी कितनी क्राइसिस है जिनके लिए विमेन बहुत ज़्यादा अपने आप को कम मानती है। आगे बात करते हैं हम फोर्थ, स्टेट इंटरवेंशन एंड रिकवरी ऑपरेशंस। तो जब पार्टीशन हो चुका था एंड पार्टीशन के कुछ टाइम बाद जो लोग इधर से उधर डिस्प्लेस हुए थे, इधर से उधर माइग्रेट हुए थे, फिर उनको ढूंढने की एक प्रक्रिया हुई। उसके अंदर विमेंस को ढूंढने के लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स चलाए थे, जिसके अंदर उन्होंने जो विमेंस थी जो जिनका अपहरण हो गया था या जो गायब हो गई थी, उन कैंप्स के अंदर से जो कैंप्स लगाए गए थे पार्टीशन के टाइम पे, या जो विमेंस थी इधर उधर होने की वजह से, माइग्रेशन की वजह से जो गायब हो गई थी, उनको ढूंढने के लिए। तो जितनी भी विमेंस मिली थी, जो ढूंढने के बाद कुछ मिली कुछ नहीं मिली, और जो मिली थी उनको ज़बरदस्ती उनकी फैमिलीज़ के पास और उनके नेशंस के पास जाना पड़ा। चाहे वो उनकी विश थी या नहीं थी, लेकिन उनको जाना पड़ता था क्योंकि उनकी खुद की विशेज़ कभी मानी नहीं जाती थी। सो आगे बात करते हैं फिफ्थ, साइलेंसिंग ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस। ऑफिशियल नैरेटिव्स हैं जो पार्टीशन को लेके वो मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स और स्टेट फॉर्मेशंस के बारे में बात करते हैं, एंड दिखाते हैं स्ट्रगल जो उस टाइम पे हुई, एंड पॉलिटिकल लीडर्स का नाम ज़्यादा लिया जाता है, उनको सारा योगदान दिया जाता है। लेकिन जो विमेंस हैं उनकी जो वॉइस है उसके बारे में कोई बात नहीं करती। उन्होंने जो सफ़र किया उन सब के अंदर, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। उनको और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड फील होता है जब ऐसी जब कोई सिचुएशन होती है तो। एंड नेक्स्ट बात करें सिक्स, क्वेश्चनिंग नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी की बात करें तो जो पार्टीशन के टाइम पे जो सब कुछ हुआ उससे ये रिवील होता है कि इक्वालिटी का प्रॉमिस और रियलिटी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की अलग अलग है, एंड इनके बीच में गैप है।
क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इक्वालिटी के लिए बोल तो देती है लेकिन उतना वो कर नहीं पाती है। नेशन को प्रोटेक्ट करने में गवर्नमेंट बोलती है कि हम सारे सिटीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बात आती है विमेंस की, उधर हमें थोड़ा गैप दिखाई देता है। एंड जब नेशन बोलता है कि हमने सारे सिटीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करा, तो ये चैलेंज, ये जो हमारे हम लिटरेचर्स पढ़ रहे हैं वो उनको चैलेंज करती है। ये थे आपके रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर, नेशन, सिटीजनशिप इन पार्टीशन नरेटिव्स। साथ हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्टीशन लिटरेचर। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमनाइजिंग हिस्टोरिकल ट्रॉमा। पार्टीशन लिटरेचर है वो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पे ज़्यादा बात करती है जो विमेंस के साथ हुआ। एंड इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, बल्कि पहले जो हमने लिटरेचर देखा था जो नेशनलिस्ट डिस्करेज था, उसमें पॉलिटिक्स के बारे में, नेशन के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। विमेंस को उतनी पर्सनल आइडेंटिटी पे बात नहीं कही है, लेकिन जो पार्टीशन लिटरेचर है उसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़्यादा बात की गई है। पॉलिटिकल इवेंट्स को विमेंस के नज़रिए से भी देखा गया है। सेकंड बात करते हैं एक्सपोजर ऑफ पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर। जो हमारी डॉक्यूमेंट है पार्टीशन लिटरेचर, इसमें हमें ये जानने को मिलता है कि जो पैट्रियार्की है वो कितनी ज़्यादा अबव है। लाइक फैमिलीज़ में भी, कम्युनिटीज़ में भी, नेशंस में भी पैट्रियार्की को बहुत मान्यता दी जाती है। विमेंस को अक्सर ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि उनको एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, घर में भी या मतलब बाहर भी, एंड लाइक नेशन में भी एंड नेशन के बाहर भी उनको दबाया जाता है एंड उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है मेंस को लेकर, या बाकी और लोगों से उनको उतना काबिल नहीं माना जाता है कि वो कुछ कर पाएंगी। आगे बात करते हैं थर्ड, रिकवरी ऑफ साइलेंस्ड वॉइस। टेक्स्ट है पार्टीशन लिटरेचर, इनके राइटर ने उन वाली स्टोरीज पे लाइट डालने की कोशिश करी जो इग्नोर की गई थी ऑफिशियल हिस्ट्रीज में, मेनली अबाउट विमेन, मतलब विमेन के बारे में ज़्यादा, एंड उनकी मेमोरीज, उनकी टेस्टिमनीज, उनकी उनको भी वैल्यू दी गई। एंड इन सबको जब देखते हैं कि ये पार्टीशन की और भी ज़्यादा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम बस एक ही नज़रिए से पार्टीशन को देख रहे थे। एंड जब हम ऐसे टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें पार्टीशन को समझने के लिए अलग अलग नज़रिए पता चलते हैं एंड लोग कैसे कैसे सफ़र कर रहे थे ये पता चलते हैं। हर ग्रुप, हर एज, हर जेंडर के लोगों के बारे में हमें पता चलता है। इसके आगे बात करते हैं फोर्थ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीमेल एक्सपीरियंसेस। पार्टीशन लिटरेचर विमेंस को विक्टिम्स की तरह दिखाना अवॉइड करता है एंड ये हाईलाइट करता है रेजिलेंस, रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटी फॉर सर्वाइवल, कि विमेंस ने कैसे इन सब चीज़ों की स्ट्रगल्स को देखते हुए भी कैसे सर्वाइव करा, उनके अंदर जो हिम्मत है एंड उनके साथ जो हो रहा था टॉर्चर, उन्होंने कैसे सब कुछ सहा एंड उन्होंने कोशिश करी कि उस सिचुएशन में भी खुद को और अच्छे से बांध के रखें और जीने की एक उम्मीद दें। बात करते हैं फिफ्थ, क्रिटिक ऑफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। ये जो टेक्स्ट है पार्टीशन लिटरेचर, ये उन जैसे लिटरेचर को, जैसे नेशनलिस्ट डिस्करेज जो लिटरेचर है, उन जैसे लिटरेचर को चैलेंज करते हैं। एंड वो लिटरेचर जो विमेन्स की बॉडी को नेशन के ओनर से कंपेयर करते हैं, बट ये बोलते हैं कि विमेन जो है उनकी खुद की भी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, पर्सनल उनके थॉट्स होते हैं। वो ये रिवील करते हैं कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है कि हम जेंडर और नेशनलिज्म को कनेक्ट करते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को कनेक्ट करते हैं जो उनके रिजल्ट मिलते हैं। आगे बात करते हैं हम सिक्स, रीराइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। तो पार्टीशन नरेटिव्स हिस्ट्री के और भी ऑल्टरनेटिव्स या अलग अलग साइड्स को दिखाता है। ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में ही बात नहीं करता, ये ऑर्डिनरी लोग, आम जनता के बारे में ही बात करता है। जैसे हाईली इसमें बात किया गया विमेंस के बारे में और भी लोग केस के पीपल्स के बारे में, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स को हर बार ये बताया गया है कि हमारी जो स्ट्रगल है फ्रीडम की वो सिर्फ उन्होंने की है, ये उनको हाईलाइट नहीं करता है। यानी ये जो अप्रोच है ये हमें और भी ज़्यादा इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग देती है हमारे पास्ट की, यानी जो हमारा पास्ट है उसको और भी ज़्यादा अंदर से समझने की कोशिश करती है। लाइक जो हर तबके के लोग हैं उनको समझने का मौका देती है। तो ये था आपका सिक्स्थ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्टीशन लिटरेचर में। इसी के साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्टीशन लिटरेचर ख़त्म होता है। हम आगे बात करते हैं हाउ लिटरेरी टेक्स्ट चैलेंज वुमेन एज अ सिंबल ऑफ द नेशन।
तो इसके अंदर फर्स्ट है रिस्टोरिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो लिटरेरी टेक्स्ट हैं जो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से भी अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। विमेन की अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रही है, वो विमेन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे भी फोकस करने लगे हैं। वो फोकस करते हैं कि जो डिज़ायर है, फियर है, एस्पिरेशन है विमेन की खुद की, उनको भी थोड़ा हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एंड सेकंड बात करें हाईलाइटिंग एजेंसी। तो बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो दिखाते हैं कि जो विमेन है वो डिफ़िकल्ट चॉइस बना रही हैं, एंड जो ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर है उनके खिलाफ भी खड़ी हो रही है कि लाइक उनको जब दबाया जा रहा है, उनको समाज में नीचा दिखाया जा रहा है, वो उनके खिलाफ खड़ी होती है, आवाज़ उठाने लगे हैं। एंड ये सब जो है ये चैलेंज करती है उन अजम्पशंस को जो विमेन को सिर्फ विक्टिम्स की तरह देखती हैं। आगे बात करते हैं थर्ड, एक्सपोजिंग वायलेंस बिहाइंड नेशनलिज्म। लिटरेचर्स रिवील करती हैं कि जो नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट्स थे वो कैसे विमेंस को कंट्रोल करने पे डिपेंड थे, उनकी बॉडीज़ को, उनकी आइडेंटिटीज़ को। एंड ये जो लिटरेचर है ये क्वेश्चन करती है कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, लाइक जो ह्यूमन कॉस्ट, विमेंस को खुद के इमोशंस की कॉस्ट देनी हुई है उन सबको नेशन को बिल्ड करने के लिए। एंड सिर्फ वीमेन ही नहीं, और भी लोगों को खुद को सेक्रीफाइस किया जब हम नेशन बिल्डिंग कर रहे थे उस चीज़ में, उस प्रोसेस में। एंड उन चीज़ों के बारे में लोग कभी बात नहीं करते हैं। तो जो हमारी लिटरेचर्स हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करने में हेल्प कराती हैं। तो आगे बात करते हैं फोर्थ, चैलेंजिंग पैट्रियार्कल नैरेटिव्स। ये जो लिटरेचर है वो विमेंस की पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करते हुए टेक्स्ट में ये चैलेंज करते हैं कि जो और भी ज़्यादा टेक्स्ट है या हिस्ट्री है जिसमें मेल के वर्जन्स को डोमिनेट किया गया है एंड नेशनलिज्म को ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया है, उनके लिए ये वाला जो लिटरेचर है, ये ऐसे जो लिटरेचर सोसाइटी में आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग सोचने की नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं। आगे बात करते हैं फिफ्थ, क्रिटिक्विंग स्टेट पॉलिसीज़, जिसके अंदर जो पार्टीशन नैरेटिव्स जो हमने पढ़े, वो एग्जामिन करता है कि कैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो विमेंस को प्रोटेक्ट करने में फेल होते हैं एंड उनके रिस्पेक्ट भी वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। एंड जब गवर्नमेंट ने पार्टीशन के बाद ऑपरेशंस चलाए थे उसमें उन्होंने उनकी चॉइसेस की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करी, फोर्सफुली उनकी चॉइसेस के खिलाफ विमेंस को, उनकी फैमिलीज और नेशंस को दे दिया गया। आगे बात करते हैं सिक्स्थ, क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ नेशनहुड। ये जो टेक्स्ट हैं ये हमें ये सजेस्ट करते हैं कि जो नेशन है वो इक्वालिटी, जस्टिस, इंडिविजुअल राइट्स पर बना हुआ है, ना कि किसी को कंट्रोल करके बना है। नहीं, ये बना है इक्वालिटी, जस्टिस और इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर, एंड हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो इसी के साथ ही आपके लिटरेरी टेक्स्ट के जो चैलेंजेस हैं विमेंस को लेकर वो ख़त्म होते हैं। आगे देखते हैं कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। इसके अंदर पहला है अंडरस्टैंडिंग जेंडर्ड वायलेंस। पार्टीशन लिटरेचर रीडर्स को ये जानने में हेल्प करता है, ये समझने में हेल्प करता है कि विमेंस को कैसे अफेक्ट करती हैं चीज़ें, उनको कन्फ्लिक्ट्स, कम्युनल टेंशंस कैसे अफेक्ट करती हैं, एंड उनको कोई हाईलाइट भी नहीं करता। सेकंड बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव सिटीजनशिप। ये जो टेक्स्ट है ये एनकरेज करते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए, लाइक इक्वल राइट्स एंड विमेन के रिकॉग्निशन के लिए, लाइक उनको फुल सिटीजनशिप देनी चाहिए, उनको सिटीजन पूरा घोषित करना चाहिए, क्योंकि आधे जो लॉज होते हैं वो उनको लेकर होते ही नहीं है। फिर आगे बात करते हैं थर्ड, रेलेवेंस टू फेमिनिस्ट स्टडीज़। सो जेंडर और नेशनलिज्म की जो रिलेशनशिप है ये कंटिन्यू रहती है और ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है स्टडी करने का, जिसके अंदर जो फेमिनिस्ट रिसर्च है और डिबेट है वो होती ही रहती है। तो ये एक स्टडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आगे बात करें फोर्थ, क्वेश्चनिंग पॉलिटिकल नैरेटिव्स। ये जो लिटरेचर वर्क्स हैं ये रीडर्स को एनकरेज करते हैं क्रिटिकली सोचने के लिए हिस्ट्री के अलग अलग वर्जन्स को लेकर। आगे बात करें फिफ्थ, प्रिजर्विंग मेमोरी। पार्टीशन लिटरेचर ये बताता है कि जो विमेंस का एक्सपीरियंस है वो भूलने लायक नहीं है या मिटा देने लायक नहीं है, कि जैसे कि पहले सिर्फ पार्टीशन लिटरेचर ही नहीं है, और भी ऐसे लिटरेचर बनते हैं जिसमें विमेंस को लेकर और भी बातें की जाती हैं, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। तो ये जो
लिटरेचर है ये हमें एक मेमोरी प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, ये हमें यादें बनाने में हेल्प करते हैं कि कैसे हम उन चीज़ों को याद कर सकते हैं और उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं और भी ज़्यादा। सो आगे बात करते हैं हम 6 प्रमोटिंग सोशल अवेयरनेस। ऐसे इश्यूज़ को हाइलाइट करके, इश्यूज़ लाइक जेंडर जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इन सब चीज़ों से जो ये टेक्स्ट हैं वो और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं हमारी अभी की सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। ये टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है इन मॉडर्न सोसाइटी में, जो हमें जेंडर जस्टिस, ह्यूमन राइट जैसे टॉपिक्स को और भी ज़्यादा हाइलाइट करने में हेल्प करते हैं और भी ज़्यादा समझने में हेल्प करते हैं कि किसी टाइम पर लोगों ने कितना स्ट्रगल किया था। सो इसी के साथ ही अभी हम बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर। पार्टीशन लिटरेचर नेशनलिस्ट कंस्ट्रक्शन को चैलेंज करता है, जिसके अंदर विमेंस को सिंबल की तरह यूज़ किया गया है, सिंबल ऑफ ऑनर। लाइक उनको उनको माना गया है कि विमेन जो है वो रिस्पेक्ट का सिंबल होती हैं, ऑनर का, प्योरिटी का, मदरहुड का। बट पार्टीशन लिटरेचर लाइक जो टेक्स्ट होते हैं वो बताते हैं कि जो विमेन का रोल है वो और भी ज़्यादा है इन सब चीज़ों से। एंड ये लिटरेचर विमेन के और भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करता है। एंड ये लिटरेचर बताता है कि जेंडर, नेशन, सिटीजनशिप ये सब कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा। एंड विमेंस को आवाज़ देना बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक विमेंस को बोलने देना, उनको एक्सप्रेस करने देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टेक्स्ट हैं लाइक पार्टीशन लिटरेचर ये सब एनकरेज करते हैं और भी ज़्यादा विमेंस के पार्टिसिपेशन को। एंड ये जो लिटरेचर है ये एनकरेज करते हैं इंक्लूसिव एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लाइक इंसानियत से रिलेटेड जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री को लेकर एंड नेशनहुड को लेकर, और भी ज़्यादा समाज के हर तबके को कवर करते हुए चलना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल और मेंस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, विमेंस को भी इंक्लूड करना चाहिए हमें हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग में, नेशनहुड की अंडरस्टैंडिंग में। सो ये था आपका कंक्लूजन। इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। तो जो बाकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको हमारे पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे, और इस पीडीएफ नोट्स का जो लिंक है वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखिए टाइम बहुत कम है और इस तरीके की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप जल्दी से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपनी बाकी के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, हमारे जो आंसर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।